तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 14। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंजलि को मिस फ्रेशर का अवार्ड मिलता है। साथ ही साथ शिवाक्ष अंजलि को अपने और श्वेता के रिश्ते के बारे में सफाई देता है। अब देखते हैं आगे। अंजलि ने मासूमियत से पूछा, कौन है आप और मैं यहाँ क्यों हूँ और आपने मुझे बेड़ियाँ बांध कर क्यों रखा है? पूछकर अंजलि सामने से जवाब आने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन सामने खड़े लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अपनी जगह पर खड़ा उसे देखता रहा। अब आगे अंजलि ने फिर पूछा, बताइए ना, अच्छा क्या आप यहाँ से निकलने में मेरी मदद करेंगे? मुझे बेड़ियों से बांधा गया है और मुझसे ये खुल नहीं रही। सामने खड़ा लड़का हंसा और बोला, मैं हूँ और तुम यहाँ हो क्योंकि मैं चाहता हूँ, और तुम्हारे हाथ पैर बेड़ियों से बंधे हुए हैं क्योंकि इन्हें मैंने बांधा है। अब ऐसे में मैं तुम्हारी बेड़ियाँ खोलकर तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे भगा सकता हूँ, जबकि मैंने ही तुम्हें यहाँ लाकर बंद किया हुआ है। अंजलि ने सुना तो फिर पूछा, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाए? लड़का पंजों के बल बैठा और बोला, क्योंकि तुम मुझे चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें उठा लाया। अभी तुम मेरे साथ ही रहोगी। अंजलि ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं आपके साथ क्यों रहूँगी? मैं अपने माँ बाबा के साथ रहती हूँ। लड़के ने उसके मुंह को एक हाथ से कसकर पकड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा ना कि तुम अब से मेरे साथ ही रहोगी, और अगर नहीं रहोगी तो फिर मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं रहने दूंगा। उस लड़के की मजबूत पकड़ से अंजलि को अपने चेहरे में दर्द महसूस होने लगा था। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने अपने चेहरे को दूसरी ओर झटकते हुए गुस्से से कहा, आप होते कौन है मुझे अपने साथ रखने के लिए कहने वाले? मैंने कहा मेरे हाथ खोलिए, मुझे यहाँ से जाना है। बोलते हुए अंजलि उस पर चिल्ला दी तो लड़के ने उसे ऐसे उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अंजलि का चेहरा एक ओर झुक गया। लड़के ने गुस्से में आकर उसके बालों को हाथों में कसकर पकड़ा और पीछे की ओर खींचते हुए बोला, बहुत जबान चलती है ना, अभी बताता हूँ। बोलकर उसने और ज़ोर से बालों को खींच दिया और दूसरे हाथ से उसकी बाजू मोड़ने लगा। दर्द की वजह से अंजलि चीखते हुए करा उठी, नहीं, मत मारो, मत मारो। बोलकर अंजलि चीखी और अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। उसकी सांसें सहमी हुई सी चल रही थी। उसने अपने चेहरे को हाथों में भर लिया। चेहरे पर आई पसीने की बूंदों को उसने साफ किया और गहरी सांस लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सांसें अभी कहीं तेज थी और इसी के चलते वो पूरी सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने आसपास पीने का पानी देखा तो उसकी पानी की बोतल खाली थी। अंजलि जल्दी से उठी और किचन में जाकर हड़बड़ाहट में उसने ग्लास में पानी भरा और पीने लगी। पीने से ज़्यादा उसने पानी अपने कपड़ों पर गिरा लिया। ग्लास को उसने प्लेटफॉर्म पर रखना चाहा, लेकिन ग्लास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अंजलि ने अपने मुंह पर हाथ रखा और दीवार का सहारा लेते हुए वापस कमरे में आ गई। फिर दीवार के सहारे ही ज़मीन पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को समेटकर सीने से लगाया और घुटनों में अपना सिर छुपा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बहने लगी। वो जितनी बार अपने आंसू पोंछती, उतनी बार उसकी आंखों से और आंसू बह निकलते। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। वो जल्दी से बेड के पास गई और अपना फ़ोन निकालकर वक्त देखा। फ़ोन में रात के 2:30 बज रहे थे। वो फ़ोन में अपने माँ बाबा की फ़ोटो ढूंढने लगी, लेकिन उसके फ़ोन में एक भी फ़ोटो नहीं थी। जब से ठीक होकर आया है उसके बाद से मुझे इसमें पुराना कुछ भी नहीं मिलता। सब कुछ डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूं? बोलते हुए अंजलि ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोली, ये सपना बार बार क्यों आ जाता है? और जब भी ये सपना आता है उसी दिन सुबह जल्दी क्यों नहीं होती? इतनी लंबी रात क्यों होती है? क्यों रात भर इस अंधेरे को झेलना पड़ता है? बोलकर वो फूटकर रो पड़ी। फिर जल्दी से उठी और अपने सूटकेस में से जल्दी से एक लॉकेट निकालकर कसकर हाथ में थाम लिया। लॉकेट सोने का था जिस पर अंजलि लिखा था, यही एक चीज़ है जो आपका एहसास दे सकती है माँ बाबा। बोलकर वो खिड़की से बाहर आसमान में चांद को देखने लगी। दूसरी ओर शिवाक्ष अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर आसमान में देख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी नई सिम को देखा और बोला, पिछला नंबर तो ब्लॉक कर दिया शुतुरमुर्ग ने, अब इस नए नंबर से ट्राई करता हूँ, हो सकता है उठा ले। बोलकर उसने अपने फ़ोन में वो सिम कार्ड डाल दिया। पर क्या इस वक्त वो फ़ोन उठाएगी? रात के 2:30 बज रहे हैं और शायद इस वक्त सो रही होगी। बोलकर शिवाक्ष कुछ सोचने के बाद फिर से बोला, तो क्या हुआ?
अगर 2:30 बज रहे हैं तो वो अभी भी मेरी सर्वेंट है, मैं जब चाहे उसे कॉल कर सकता हूँ। उठाती है तो ठीक है, अगर नहीं उठाती तो फिर भी मैं क्या ही कर सकता हूँ, पर कॉल तो कर ही सकता हूँ। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे फ़ोन मिला दिया। वहीं दूसरी ओर अंजलि बेड के किनारे बैठी हुई सिसक रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अंजलि ने फ़ोन देखा तो उस पर कोई अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर आंखें पोंछते हुए फ़ोन उठा लिया। हेलो, अंजलि ने लड़खड़ाती हुई सी आवाज़ में कहा तो शिवाक्ष बोला, अरे वाह, जाग रही थी क्या? कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही ना? अंजलि ने शिवाक्ष की आवाज़ सुनी तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू और ज़्यादा बहने लगे। उसकी सिसकियाँ अभी भी बंद नहीं हुई थी। शिवाक्ष आगे बोला, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुम इंतज़ार में ही बैठी थी कि अभी फ़ोन बजेगा और अभी तुम आंसर करोगी। शिवाक्ष बोल ही रहा था कि तभी उसे अंजलि के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वो बोलते बोलते रुक गया, फिर कुछ सेकंड्स तक अंजलि की सिसकियों को महसूस करने लगा, फिर कंसर्न से बोला, अंजलि, तुम रो रही हो क्या? अंजलि बस सिसकती रही, उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। शिवाक्ष ने फिर कहा, हे अंजलि, क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? और रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? शिवाक्ष ने पूछा तो अंजलि का सिसकना रोने में बदल गया। अंजलि फूट कर रो दी। शिवाक्ष बोला, देखो, गहरी सांस लो और बताओ क्या हुआ है। मैं आऊँ क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, आप मत आइए, सब ठीक हो जाएगा, बोलकर अंजलि रोती रही। शिवाक्ष बोला, तो रो क्यों रही हो जाना? वो तो बताओ, क्या मेरी वजह से रो रही हो? अंजलि ने सुना तो ना में सिर हिला दिया और नहीं के सिवाय और कुछ नहीं बोली और बस रोती रही। शिवाक्ष ने भी अब दोबारा पूछना सही नहीं समझा। वो भी अब चुप हो गया और जेब में हाथ डाले खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ देर अंजलि ऐसे ही सिसकियाँ लेती रही। अंजलि थोड़ी शांत हुई तो शिवाक्ष बोला, अभी रोना हो गया हो तो उठो और जाकर पानी पियो। अंजलि ने सुना तो महसूस किया कि उसका गला सूख रहा है। वो उठी और किचन में जाके पानी पीने लगी। शिवाक्ष फिर से बोला, अब जाकर बेड पर लेट जाओ। अंजलि जाकर बेड पर कंबल लेकर लेट गई। अब आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि बोली, अब मुझे नींद नहीं आएगी, अब ये रात जागते हुए ही गुजरेगी। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, तो क्या करोगी जागकर? पता नहीं क्या करूँगी, अंजलि ने निराशा से कहा। शिवाक्ष बोला, जब मन भारी हो तो अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए, बेहतर महसूस होता है। अंजलि ने छोटा सा जवाब दिया। शिवाक्ष बोला, क्या हूँ? मैंने कहा गाना सुनो, फ़ोन में चलाओ। आप सुना दीजिए, अंजलि ने रिक्वेस्ट से कहा तो शिवाक्ष ने कुछ पल रुक कर कहा, अभी क्या मैं लोरी गाकर सुनाऊं? अंजलि ने जवाब दिया। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, लोरी नहीं आती मुझे, पर गाना सुना सकता हूँ, बोलकर शिवाक्ष गिटार लिए बैठ गया और फ़ोन को स्पीकर पर रख दिया। अंजलि ने भी फ़ोन को स्पीकर पर रखकर अपने सिरहाने रख दिया। शिवाक्ष गुनगुनाने लगा, क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, दिल से निकल के आहें लफ्ज़ों पर आने लगे, कैसी तेरी ये खुमारी है, हम गुनगुनाने लगे, चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे। अंजलि ने शिवाक्ष को गाता हुआ सुनकर आंखें बंद कर ली। शिवाक्ष गाता रहा और अंजलि आंखें बंद किए सुनती रही। कुछ ही देर में उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। गाना गाने के बाद शिवाक्ष बोला, अब कैसा फील कर रही हो? बोलकर वो जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। शिवाक्ष एक बार फिर बोला, अंजलि, क्या तुम सुन रही हो? एक बार फिर शिवाक्ष को कोई जवाब नहीं मिला। शिवाक्ष ने ध्यान से सुना तो उसे अंजलि की धीमी धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। शिवाक्ष खामोशी से उन आवाज़ों को सुनने लगा। अपने आप ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आकर ठहर गई। अभी तो कह रही थी कि नींद नहीं आने वाली और कुछ ही मिनट में घोड़े बेचकर सो भी गई। बोलते हुए वो उठा और जाकर बेड पर लेट गया। उसने फ़ोन नहीं काटा और अंजलि की सांसों की आवाज़ों को सुनते हुए ही आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। सुबह का वक्त। अंजलि ने करवट बदली तो वो कंबल समेत नीचे गिर गई। आह अम्मा, बचाओ,
बोलकर चीखते हुए उसने झट से आंखें खोल दी। फिर आसपास देखा तो वो बेड से नीचे गिर चुकी थी। उसकी चीख से शिवाक्ष की नींद भी खुल गई। वो भी झटके से उठकर बैठ गया। फिर फ़ोन की ओर देखा तो वो अंजलि के साथ अभी भी कॉल पर ही था। शिवाक्ष ने फ़ोन उठाया और कान से लगाकर सुनने लगा। हेलो अंजलि, क्या हुआ आप? शिवाक्ष सामने से जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन अंजलि कुछ नहीं बोली। अंजलि अपनी कमर पर हाथ रखते हुए खड़ी हुई और खुद से बोली, ये रोज़ रोज़ का गिरना एक दिन सिर फोड़ेगा। पता नहीं क्यों बेड से नीचे गिरने की आदत हो गई है। शिवाक्ष ने सुना कि वो बेड से नीचे गिर गई थी तो उसे हंसी आने लगी। अंजलि ने कंबल को उठाकर बेड में रखा और अंगड़ाई लेते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अंजलि, हैव अ नाइस डे। बोलते हुए अंजलि ने फ़ोन की ओर देखा तो कॉल चालू था। अंजलि ने फ़ोन को कान से लगाया और बोली, हेलो। अंजलि ने हेलो कहा, पर तब तक शिवाक्ष फ़ोन काट चुका था। अंजलि ने उस नंबर को देखा तो उसे रात की बात याद आने लगी। क्या शिवाक्ष रात भर कॉल पर ही थे? बोलकर वो सोच में पड़ गई। फिर कॉलेज जाने के लिए तैयारी करने लगी। तैयार होने के बाद बालों की चोटी बनाते वक्त उसकी नज़र बेड पर रखे क्राउन पर चली गई। उसे पिछले कल शिवाक्ष का क्राउन पहनाना याद आ गया। अंजलि के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने क्राउन को उठाया और अपने सिर पर रखते हुए शीशे में देखने लगी। एक अजीब सा एहसास उसे महसूस हुआ जो एक पल में आकर उसे छूकर गुजर गया। अंजलि ने सिर झटका और बोली, ये क्या हुए जा रहा है? क्यों बार बार ये बातें याद आ रही हैं? बोलते हुए उसने इन ख्यालों को दिमाग से हटाया और क्राउन को उतार कर रख दिया। फिर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज कैंपस। अंजलि कॉलेज पहुंची तो उसे आकाश ग्राउंड में बैठा दिखाई दे गया। खुशी और आकाश तो साथ ही पहुंचते हैं, तो फिर आकाश अकेला क्यों बैठा है? क्या खुशी आज नहीं आई होगी? सोचते हुए अंजलि आकाश के बगल में जाकर बैठ गई। आकाश नजरें ज़मीन में गड़ाए बैठा था। अंजलि के आने पर उसने एक झलक अंजलि की ओर देखा और फिर वापस से अपनी नज़रें ज़मीन की ओर कर दी। अंजलि ने उसे ऐसे उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ आकाश, तुम ठीक तो हो ना? अंजलि के पूछने पर आकाश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। क्या खुशी आज नहीं आई? तुम अकेले ही बैठे हुए हो? अंजलि ने एक और सवाल किया तो आकाश बोला, आई है ना अंजलि, लेकिन अपने क्रश से बात करने गई है। अब वो नए दोस्त भी बना रही है, तो मैं यहाँ अकेले ही बैठा हूँ, आकाश ने कहा। तो अंजलि उसकी उदासी की वजह समझ गई। खुशी का किसी और से बात करने जाना आकाश को जलन दे रहा था। तभी अंजलि को खुशी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आकाश और अंजलि दोनों ने नज़रें उठाकर देखा तो खुशी प्रवीण के साथ खड़ी थी और उससे बातें करते हुए हंस रही थी। इस वक्त वो चेहरे से बहुत खुश लग रही थी। आकाश बोला, वो कितनी खुश लग रही है ना, इतनी खुशी मैंने उसके चेहरे पर हमारे साथ कभी नहीं देखी। सच कहते हैं, जिसके ऊपर दिल आ जाए उसके साथ रहकर एक अलग ही खुशी मिलती है। तभी तो खुशी का चेहरा इतना ज़्यादा खिल उठा है। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, सही कह रहे हो आकाश, जब तुम खुशी के साथ रहते हो तो तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसी स्माइल रहती है जैसी अभी खुशी के चेहरे पर है। आकाश तंज से हंसा और बोला, अब इन बातों का क्या मतलब अंजलि? उसके साथ रहकर मेरे चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर मेरे साथ रहकर वो स्माइल नहीं आती। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मेरा दिल उसके लिए धड़के या ना धड़के। बोलकर आकाश चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए खुशी की ओर देखने लगा। फिर आगे बोला, एक अच्छा सपना कितनी जल्दी टूट जाता है ना। तुम तो जानती ही हो कि खुशी को पहली नज़र में देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था उस पर। मुझे लगा था कि हमारा साथ में कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो कुछ ही दिनों में सब खत्म हो गया। मैंने उसे पसंद किया, पर उसने तो मुझे पसंद किया ही नहीं। मैं भी कितना पागल हूँ ना, समझ ही नहीं पाया कि खुशी को मेरे जैसे लड़के नहीं पसंद, बल्कि उसे प्रवीण के जैसे लड़के अच्छे लगते हैं, जो दिखने में हैंडसम हो, आंखों पर काला चश्मा लगाते हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आते हों, और मैं कहाँ, एक लोअर मिडिल क्लास लड़का जो दिखने में कुछ खास अच्छा नहीं है, आंखों पर नज़र का चश्मा लगाता है और बस से आता जाता है। अंजलि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम्हें अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है आकाश। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। और क्या हुआ अगर खुशी को तुम अभी पसंद नहीं हो तो? हो सकता है आगे चलकर वो तुम्हें ही पसंद करे। प्यार पहली नज़र में देखने से नहीं होता आकाश, बल्कि एक दूसरे को जानकर, समझकर और एक दूसरे के साथ समय बिताकर, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देकर
और एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को अपनाकर उसे प्यार का नाम दिया जाता है। और जो खुशी को अभी हो रहा है, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। कुछ वक्त में खुशी को भी एहसास हो जाएगा कि शायद वो जो समझ रही है वो प्यार नहीं है। आकाश अंजलि की ओर देखने लगा। अंजलि फिर बोली, कुछ वक्त और इंतज़ार कर लो आकाश, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। देखना, जो सच्चाई और अच्छाई तुम में है एक दिन खुशी को ज़रूर पसंद आएगी, और फिर तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो तुमसे प्यार करे। वो तुमसे सच में प्यार करने लगेगी। बस तुम अपनी तरफ का प्यार हमेशा संभाल के रखना। आकाश ने खुशी और प्रवीण की तरफ देखा और निराशा से बोला, क्यों झूठे सपने दिखा रही हो अंजलि? क्या होने वाला है वो तो सामने दिख रहा है। बेहतर होगा कि मैं इस बारे में अब सोचना ही बंद कर दूं। अभी उदास हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो इस बात को समझ ही लूँगा कि खुशी मुझे पसंद नहीं कर सकती, और उस दिन मैं भी आगे बढ़ ही जाऊँगा। पर फिलहाल वो मेरी दोस्त है, तो मैं इस बात से भी खुश हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार के पीछे मैं इस दोस्ती को भी खो बैठूं। बोलकर आकाश उठा और अंजलि से बोला, चलो क्लास का वक्त हो गया है अंजलि, क्लास लगाते हैं। बोलते हुए आकाश ने खुशी की ओर देखा और बोला, खुशी आ जाओ, क्लास लगने वाली है। खुशी ने सुना तो सिर हिला दिया और प्रवीण को बाय कहकर उनके साथ क्लास लगाने चल दी। राजीव ग्राउंड से अंदर आया तो सामने से तेज़ी से आते प्रवीण से टकरा गया। अबे ओए गधे, आंखें पिछली तरफ लगी हैं क्या? इतना बड़ा लड़का दिखाई नहीं दे रहा? राजीव ने गुस्से से कहा। प्रवीण ने भी गुस्से से जवाब दिया, चल माना मेरे पास तो आंखें नहीं हैं या फिर पिछली तरफ लगी हैं, पर तेरे पास तो आंखें हैं ना, तो तू क्यों आकर मुझसे टकराया? राजीव ने उसे उल्टे जवाब देते पाया तो पीछे की ओर धकेलते हुए बोला, एक तो गलती करता है, ऊपर से मुझे ही गलत बोल रहा है। प्रवीण ने भी उसे पीछे की ओर धकेला और बोला, गलती मेरी अकेले की नहीं है, तुम ही आकर मुझसे टकराए थे। अगर तुम देख सकते थे तो तुम देख कर चलते ना। इतने में मालविका ने प्रवीण को पीछे की ओर धक्का देते हुए कहा, हाउ डेयर यू, धक्का कैसे मार रहा है? प्रवीण ने देखा कि एक लड़की ने आकर धक्का मारा है तो तंज से हंसते हुए बोला, वाह, खुद लड़ना नहीं आता तो अब लड़की को भी लड़ने ले आया। अगर लड़की नहीं होती तो इसको भी अच्छे से बताता। मालविका ने चुटकी बजाते हुए कहा, लड़का लड़की छोड़, तू बस हाथ लगा कर दिखा, फिर देख तुझे क्या क्या दिखता है। ऐसे हालत कर देंगे कि कई दिनों तक हॉस्पिटल के बेड से उठ नहीं पाएगा। प्रवीण ने मालविका को घूरा और हंसते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ बांधे खड़ा रहूँगा क्या? मैं उल्टा नहीं मार सकता क्या? राजीव सीना तानते हुए आगे आया और बोला, चल मार, लगा हाथ। बोलकर राजीव ने उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। प्रवीण ने मुट्ठी बना ली और बोला, देख, बिना बात के बदतमीजी मत कर, तू जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मालविका बोली, और शायद तुम लोग ये नहीं जानते हो कि हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं। प्रवीण ने मालविका को देखा और बोला, मुझे नहीं मतलब कि तुम लोग कौन हो और क्या कर सकते हो, लेकिन अगर मुझसे उलझोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। शिवांश, अक्षत, माही और श्वेता भी वहां आ गए। शिवांश जेब में हाथ डाले प्रवीण को देखने लगा। राजीव ने प्रवीण का कॉलर पकड़ा और बोला, तुझे हमसे मतलब हो या ना हो, लेकिन हम तुम्हें ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि आखिर हम लोग हैं क्या। बोलकर राजीव ने उसकी शर्ट के बटन फाड़ने चाहे तो प्रवीण ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोला, ये मत सोच कि तू कुछ भी करेगा और मैं कुछ नहीं करूँगा। तू एक तोड़ेगा और मैं सारे बटन तोड़ दूँगा। राजीव हंसा और बोला, अबे एक बटन तोड़ना किसको है, मैं तो सारे बटन तोड़ूंगा, एक बटन तू तोड़ लियो। बोलते हुए राजीव ने एक झटके से उसकी शर्ट पर ऊपर से नीचे तक जोर से हाथ मारा और उसके सारे बटन टूट गए। प्रवीण गुस्से से राजीव की शर्ट फाड़ने लगा कि इतने में शिवांश ने आकर प्रवीण को दूर धकेला और बोला, बस गेम ओवर फॉर नाउ, अभी चल निकल, वरना ऐसा ना हो कि पिछले कल का मिस्टर फ्रेशर आज का मोगली बनकर घूमे। शिवांश की बात पर सब हंस दिए। शिवांश एकटक प्रवीण को घूरने लगा और प्रवीण भी गुस्से से उसे घूरते हुए देखने लगा। कौन क्या बनेगा ये तो वक्त बताएगा, प्रवीण ने दांत पीसते हुए कहा। शिवांश ने सर्द नज़रों से उसे देखा और बोला, और ये वक्त तेरे लिए बहुत जल्दी आएगा। प्रवीण ने अपनी शर्ट ठीक की और बोला, मेरे कॉलेज के पहले दिन से ही तू मुझसे जलने लग गया
और अभी भी अपनी जलन की वजह से ही मुझसे लड़ने आ रहा है, जबकि ये मामला तो तेरा था भी नहीं। अक्षत ने पूछा। ओह रियली? लेकिन ये तुझसे किस बात से जलेगा? प्रवीण तिरछा मुस्कुराया और बोला, वो वजह तो ये जानता ही है। पिछले कल अपने साथ घूमने वाली लड़की को मेरे साथ डांस करता देख इसे जलन होने लगी थी, तो इसने जाकर गाना बंद करवा दिया। और उससे पहले भी जब उस लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और मैं लिफ्ट देने को तैयार था, उस दिन भी जलन के मारे इसने उस लड़की को मेरी कार में नहीं बैठने दिया। लेकिन वो लड़की इससे ज़्यादा मुझे पसंद करती है, इसीलिए बार बार हम नज़दीक आ जाते हैं और ये बात इससे बर्दाश्त नहीं होती, प्रवीण ने कहा। तो शिवाक्ष तंज से मुस्कुराया और दूसरी ओर देखने लगा। प्रवीण ने उसे हंसते हुए दूसरी ओर देखता पाया तो बोला, क्यों, अब क्या हुआ? सच्चाई सामने आई तो नज़रें चुरा रहे हो? शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, इसमें सच्चाई सामने आने की बात कहाँ से आ गई? ये बात तो सबके सामने थी। मैंने किसी से कुछ छिपा कर नहीं किया। और रही बात तुझसे जलन की, तो मैं जोकरों से नहीं जलता। तभी माही बोली, एग्जैक्टली, तुम्हारा और शिवाक्ष का कोई कंपैरिजन नहीं है और वो तुमसे जले इतना मजबूर नहीं हुआ है, और अगर कभी होगा भी तो भी तुमसे नहीं जलने वाला। बोलते हुए वो हंस दी। तभी मालविका प्रवीण को और पीछे धकेलते हुए बोली, चल अब जा यहाँ से। प्रवीण को मालविका ने एक और धक्का मारने से और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो मालविका को कोल्ड एक्सप्रेशंस देते हुए घूर कर बोला, डोंट यू डेयर टू टच मी लाइक दैट अगेन। अगर मैं शांत हूँ तो तुम्हें भी ढंग से पेश आना चाहिए। इस पर राजीव बोला, बेटे तू शांत नहीं है, तुझे हमने शांत कराया है। और घूर किसको रहा है बे? आंखें निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। बोलकर राजीव ने फिर से उसका कॉलर पकड़ लिया। प्रवीण ने भी उसका कॉलर पकड़ लिया और घूसा मारने लगा कि इतने में राजीव ने एक घूसा उसके मुंह पर जड़ दिया। प्रवीण के होंठों से खून निकलने लगा। राजीव अभी ज़्यादा हो रहा है, छोड़ उसको, बोलकर अक्षत ने राजीव को कमर से पकड़ा और प्रवीण से दूर करने लगा कि इतने में प्रवीण ने भी एक घूसा राजीव पर जड़ दिया। राजीव की नाक से खून निकलने लगा। अक्षत छोड़ मुझे, बोलकर राजीव अक्षत से अपने आप को छुड़ाया और फिर से उसे मारने लगा कि इतने में खुशी ने आकर दोनों को अलग कर दिया और उनके बीच में आकर खड़ी हो गई। खुशी को आगे देखकर राजीव का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। खुशी ने राजीव की नाक की ओर देखा और फिर प्रवीण के होंठ से निकलते खून को देखकर बोली, भाई ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर आप लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? प्रवीण ने आंखें छोटी करते हुए कहा, व्हाट? खुशी, ये लड़का तुम्हारा भाई है। आई कांट बिलीव कि तुम्हारा भाई इस तरह का भी हो सकता है। तुम कितनी शांत और प्यारी, और ये एक नंबर का गुंडा जिसने मेरे होंठों से खून तक निकाल दिया। खुशी ने राजीव के लिए गुंडा शब्द सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने प्रवीण की ओर देखते हुए कहा, तुम मेरे भाई को गुंडा नहीं कह सकते प्रवीण। हाँ मैं मानती हूँ कि वो गलत होंगे, लेकिन वो गुंडे नहीं हैं। राजीव ने खुशी को देखा और बोला, तुम इसे कैसे जानती हो खुशी? क्या आप तुमने इसे भी अपना दोस्त बना लिया है? खुशी ने सिर हिला दिया तो राजीव बोला, ये तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम इससे दूर रहोगी खुशी। खुशी बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? मैंने दोस्त बनाया है तो वो मेरी मर्जी कि मैं इसके साथ रहूंगी या नहीं। और वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ कि लड़ाई आपने ही शुरू की होगी। जैसे आप पहले अंजलि और आकाश को परेशान करते थे, वैसे ही आप अभी प्रवीण को परेशान कर रहे होंगे। प्रवीण ने उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, एग्जैक्टली खुशी, तुम्हारे भाई ने ही आकर लड़ाई शुरू की थी, वरना मैं तो अपने रास्ते जा रहा था। राजीव अकड़ते हुए बोला, हाँ मैंने ही शुरू की थी और ख़त्म भी मैं ही करूँगा। बोलकर वो फिर से उसकी ओर बढ़ा, पर खुशी ने उसके आगे आकर उसे रोक लिया और बोली, बस कीजिए भाई, आप दोनों पहले ही अपने नाक और होंठ से खून निकलवा चुके हैं, अब आप नहीं लड़ेंगे। इतने में अंजलि और आकाश भी वहाँ पर पहुँच गए। प्रवीण वहाँ से चला गया। खुशी ने राजीव की जेब से उसका रुमाल निकाला और उसकी नाक से खून साफ करते हुए बोली, क्यों लड़ाई करते हैं भाई? मुझे पूरा यकीन है कि आपने ही लड़ाई की शुरुआत की होगी और अभी नाक से खून बहा रहे हैं। बोलकर खुशी ने खून साफ किया और वहाँ से प्रवीण के पीछे निकल गई। खुशी का प्रवीण के पीछे जाना राजीव को अच्छा नहीं लगा। वो एकटक खुशी को देखने लगा। मालविका ने राजीव का हाथ पकड़कर उसे बेंच पर बिठा दिया। राजीव की नाक से अभी भी खून बह रहा था। राजीव ने आंखें बंद की और अपना सिर आसमान की ओर करके बेंच से टिका लिया। मालविका बोली,
इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कितनी बुरी तरह से मुक्का मारा है, इसके तो अब सारे दांत टूटेंगे। माही ने राजीव का रुमाल लिया और नाक से बह रहे खून को साफ करते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी नाक पर लगी है, फिर कहीं और चोट लगेगी। और वैसे भी तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था राजीव। हम उसे बिना मारे भी परेशान कर सकते थे। अब तूने शुरू किया है तो जाहिर सी बात है वो भी उल्टा मारेगा ही। श्वेता ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें बस प्रवचन देना आता है माही। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें राजीव का साथ देने की बात करनी चाहिए और तुम उसे ही गलत ठहरा रही हो। मुझे तो नहीं लगता कि एक बचपन का दोस्त इस तरह का होता है। दोस्त तो वो होता है जो हर सिचुएशन में साथ रहे, ना कि अपने दोस्त को गलत ठहरा कर किसी दूसरे का साथ दे। अक्षत कुछ बोलने लगा, इससे पहले ही माही बोल उठी, दोस्त वो नहीं होता जो हर सिचुएशन में साथ दे, बल्कि दोस्त वो होता है जो आपके साथ हमेशा खड़ा हो पर आपको सही गलत भी बताए। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं हमेशा राजीव के साथ खड़ी हूँ, लेकिन अगर वो कुछ गलत करेगा तो मैं उसे बताऊंगी भी। अंधे होकर हर बात में साथ देना मेरी नज़र में एक सच्चा दोस्त होना नहीं है। ओह जस्ट शट अप माही। मुझे तुमसे दोस्ती का मतलब नहीं जानना। ना तुमसे प्यार ढंग से हो पाता है और ना ही तुम दोस्त अच्छी हो। श्वेता ने उसे ताना मारा और दूसरी ओर देखने लगी। अक्षत ने मुट्ठी कसी और बोला, इनफ श्वेता, अभी बस करो। श्वेता ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अंजलि ने राजीव को देखा और फिर अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर ढक्कन खोलकर उसकी ओर बढ़ा दी और बोली, ये लीजिए, पानी से साफ कर लीजिए और उसके बाद डिस्पेंसरी में दिखा दीजिएगा। कहीं नाक की हड्डी में ना लग गई हो तो काम बिगड़ सकता है। राजीव ने अपनी एक आंख खोलकर अंजलि की तरफ देखा। तभी श्वेता बोली, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी प्रॉब्लम तो नहीं है। सो स्टे आउट ऑफ दिस। अपने दोस्त का ख्याल हम लोग खुद रख लेंगे। अंजलि सहजता से बोली, मैं सिर्फ मदद कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि चोट बहुत ज़्यादा लगी है। इसमें मेरी प्रॉब्लम होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। मैं बिना अपनी प्रॉब्लम के भी मदद कर सकती हूँ। श्वेता ने उसे बोरियत से देखा और बोली, लिसन, हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम अपनी मदद अपने पास ही रखो। ये महानता हमें मत दिखा और हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दो। हमें तुम्हारी दया की कोई ज़रूरत नहीं है। अंजलि ने सुना तो एक झलक राजीव को देखकर अपना हाथ पीछे लेने लगी। तभी शिवाक्ष ने उसके हाथ की बोतल पकड़ ली। श्वेता हैरानी से शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष राजीव से बोला, खून काफ़ी बह रहा है राजीव, जल्दी मुंह धो लो और डिस्पेंसरी चल। बोलकर उसने राजीव के हाथों पर पानी डाला और राजीव अपना मुंह धोने लगा। श्वेता बोली, शिवाक्ष, तुम क्यों बार बार इस लड़की की बातें मानने लग जाते हो? ये हम लोगों पर एहसान करके हमें अपने एहसान तले दबाना चाहती है। पहले राजीव को बचाकर उस पर एहसान किया और अब पानी देकर एक और एहसान कर रही है। शिवाक्ष अंजलि को देखने लगा। अक्षत बोला, अगर एहसान है तो एहसान ही सही, ऐसा एहसान भी मंजूर है। और जो हाथ ज़रूरत के समय मदद के लिए उठता है उसे हर बार कोसना नहीं चाहिए श्वेता, कभी कभी ग्रेटफुल भी होना चाहिए। श्वेता ने नाक चढ़ा ली और धीरे से बोली, हो गया इसका भाषण शुरू। बोलकर श्वेता ने मुंह बनाकर चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। राजीव ने पानी से नाक साफ की और फिर डिस्पेंसरी चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे चल दिए। श्वेता और शिवाक्ष वहीं पर खड़े रहे। श्वेता अंजलि को गुस्से से घूरने लगी। अंजलि भी उसकी आंखों में देखती रही, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, मानो श्वेता की बातें अब कोई असर ही ना कर रही हों। आकाश बोला, चले अंजलि। अंजलि ने सिर हिला दिया तो दोनों वहाँ से चले गए। शिवाक्ष उसे जाते हुए देखता रहा और मन में बोला, रात को इतना टूट कर रोने के बाद अगली सुबह कोई इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है कि रात वाली बात का कोई शिकन चेहरे पर दिखाई ही ना दे और खुद उदास होने के बाद भी दूसरों की मदद करने के लिए भी आगे आ रही है। बोलते हुए शिवाक्ष सोच में पड़ गया। वहीं प्रवीण एक बेंच पर बैठा अपने होठों को हाथ से सहला रहा था। खुशी बोली, सॉरी प्रवीण, वो मेरे भाई को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और इस गुस्से में वो कब किसके साथ लड़ जाएं उन्हें खुद भी समझ नहीं आता। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। राजीव का नाम सुनकर उसे याद करके प्रवीण को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी खुशी, तो प्लीज़ तुम उसके बारे में बात मत करो और तुम्हें भी उसकी तरफ से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस माफ़ी का कोई मतलब नहीं, वो माफ़ी मुझे चाहिए भी नहीं। खुशी अब चुप हो गई। और अब तुम भी यहाँ से जाओ प्लीज़।
मुझे अभी अकेला छोड़ दो, प्रवीण ने कहा तो खुशी का चेहरा लटक सा गया। वो मुंह लटकाए वहाँ से जाने लगी। खुशी जाने लगी कि उसी वक्त अंजलि और आकाश भी उसकी ओर आ गए। प्रवीण ने अंजलि को वहाँ आते देखा तो खुशी से बोला, रुको खुशी, अभी मत जाओ। उसकी बात सुनकर खुशी रुक गई और पलटकर उसकी ओर देखने लगी। प्रवीण ने उसे अपने पास आकर बैठने के लिए कहा। खुशी उसके पास आकर बैठ गई। प्रवीण बोला, देखो खुशी, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई की गलती है और मुझे उसका गुस्सा तुम पर नहीं निकालना चाहिए। तो मैं अभी जो कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम्हारे भाई की हरकत की वजह से मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने पहले मारकर मेरे होंठों से खून निकाल दिया था, उसके बाद मैंने उसे मारा था। खुशी बोली, मैं समझ सकती हूँ प्रवीण, तुम्हें गुस्सा आया होगा और जितना मैं भाई को जानती हूँ वो तुम्हें पहले परेशान कर सकते हैं और उनकी तरफ से मैं सॉरी भी बोल रही हूँ। एग्जैक्टली उसने ही किया था खुशी, पर मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बोलकर प्रवीण ने अंजलि को देखा जो अब उनके पास ही पहुँच चुकी थी। खुशी ने पूछा, लेकिन तुम और भाई लड़ क्यों रहे थे? प्रवीण एक झलक अंजलि की तरफ देखा और फिर खुशी को बता दिया कि वो और राजीव क्यों लड़ना शुरू हुए। खुशी गुस्सा होते हुए बोली, भाई इतनी सी बात पर लड़ना कैसे शुरू कर सकते हैं? पता नहीं भाई मेरे सब दोस्तों को ही क्यों परेशान करते हैं। पहले अंजलि और आकाश को तंग करते थे और अब तुम्हारे साथ भी उनकी लड़ाई होने लग गई। प्रवीण ने सुना तो अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा, क्या वो लोग तुम्हें भी परेशान कर चुके हैं अंजलि? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रवीण ने आगे पूछा, तो फिर तुम तो उनसे अकेली लड़ भी नहीं पाई होगी, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक साथ लड़ने आते हैं तो अकेला इंसान उनका सामना करने से डर जाता है। इस पर आकाश ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जिससे तुम बात कर रहे हो वो उनसे हर बार अकेली लड़ने की हिम्मत रखती है। प्रवीण ने आकाश की ओर देखा और फिर से अंजलि को देखते हुए बोला, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि इतने सारे लोगों से अकेले कोई नहीं लड़ सकता। आई एम श्योर तुम्हें भी डर लगा ही होगा, बट डोंट वरी, अब से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब से अगर वो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम अकेली नहीं होगी, मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। प्रवीण की बात सुनकर आकाश को हंसी आ गई। उसने ताने से भरकर कहा, तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी, पर अंजलि को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो अकेली ही काफ़ी है। प्रवीण ने आकाश को घूरा और बोला, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, मैं ही मदद ले लूँगा। वैसे तुम क्यों उसकी तरफ से जवाब दिए जा रहे हो? वो खुद भी बात कर सकती है, तो उसे भी बोलने दो। आकाश ने सुना तो अंजलि की ओर देखने लगा। अंजलि ने भी आकाश को देखा और बोली, मेरा दोस्त बोले या मैं बोलूँ, एक ही बात है प्रवीण। प्रवीण ने अंजलि को आकाश के लिए बोलते हुए देखा तो बोला, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो, मैं तो बस कह रहा था कि तुम भी जवाब दे सकती हो, पर अगर तुम्हें गलत लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अंजलि ने खुशी को देखा और बोली, खुशी, तुम्हारे भाई को भी बहुत चोट लगी है, वो अभी डिस्पेंसरी गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई को भी एक बार देख लेना चाहिए। खुशी खड़े होते हुए बोली, उनको बहुत ज़्यादा लग गई है क्या? अंजलि ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, और उनकी नाक से खून भी बहुत ज़्यादा है, बंद नहीं हो रहा। खुशी जल्दी से वहाँ से डिस्पेंसरी की ओर भाग गई। अंजलि और आकाश भी जाने लगे तो प्रवीण ने कहा, मैं भी चलता हूँ, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिया। मैं इतनी ज़ोर से नहीं मारना चाहता था, लेकिन जब उसने पहले मुझे मारा तो मुझे गुस्सा आ गया। आकाश बोला, अभी कुछ देर पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था और अब माफ़ी मांगनी है, क्यों भाई, इतनी जल्दी नरम दिल कैसे बन गए? प्रवीण ने आकाश को घूरा और बोला, मैं नरम दिल ही हूँ, पर गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है ना। अगर कोई सामने से मारेगा तो मैं भी मारूंगा, पर शायद ज़्यादा लग गई, इसीलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप अगर ऐसा चाहते हैं तो चल सकते हैं। बोलकर अंजलि वहाँ से चल दी। आकाश भी उसके साथ चला गया और प्रवीण उनके पीछे जाने लगा। डिस्पेंसरी में डॉक्टर ने राजीव की नाक को देखा और बोली, काफ़ी ज़ोर से लगी है और हड्डी पर भी चोट लगी है, तो काफ़ी दिन वक्त तक दर्द रह सकता है। बोलते हुए डॉक्टर ने राजीव की नाक पर बर्फ़ रख दी। तभी खुशी जल्दी से अंदर आई और राजीव के पास आकर बोली, भाई आप ठीक तो है ना? राजीव कुछ नहीं बोला। मालविका बोली, क्या ठीक होगा खुशी, तुम्हारे दोस्त ने नाक की हड्डी तक तोड़ दी है। खुशी ने बेचारा सा मुंह बनाया और उसकी नाक देखने लगी।
उसी वक्त प्रवीण अंदर आ गया और उसके पीछे अंजलि और आकाश भी आ गए। प्रवीण बोला, अगर ज़्यादा लग गई है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी ब्रदर, इतना हर्ट मैं नहीं करना चाहता था। माही ने उसे घूरा और बोली, नहीं चाहिए, हड्डी का बदला हड्डी से लेंगे। मालविका बोली, अभी क्या हुआ? अब एकदम से अपनी सॉरी लेकर यहाँ क्यों आ गए? देख भाई, ये सॉरी वाला गेम हम लोग नहीं खेलते, हमारी तो सिर्फ लड़ाई होती है। तो मुझे नहीं लगता कि तुझे अच्छा बनने के लिए इस तरह का नाटक करने की कोई ज़रूरत है। अगर लड़ाई की है तो डंके की चोट पे आगे लड़ने की भी हिम्मत रख। और वैसे भी इस तरह की चोटें तो हम लोगों को अक्सर लगती रहती हैं, बल्कि ये चोट तो उनके सामने कुछ भी नहीं। प्रवीण ने गहरी सांस ली और बोला, वेल, मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ जो मुझे इस तरह की चीज़ों को बढ़ाने में मज़ा आएगा या लोगों को चोट देकर खुशी होगी। इसीलिए मुझे बुरा लगा और मैं माफ़ी मांगने आया। अब आगे तुम लोगों की मर्ज़ी, तुम लोग जो करना चाहो। तभी खुशी बोली, आप लोग प्रवीण से इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? वो यहाँ सॉरी बोलने ही तो आया है और आप सभी जानते हैं कि पहले भाई ने उसे मारा था तो उसने भी गुस्से में भाई को मार दिया। इतना ज़ोर से मारने का उसका इरादा नहीं था। राजीव एकटक खुशी को देखता रहा। उसे छोड़कर वो दूसरे लड़के का साथ दे रही थी। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगा और चेहरा थोड़ा उदास हो गया। खुशी राजीव की नाक देखते हुए बोली, भाई, प्रवीण सच में अभी हुई लड़ाई के लिए सॉरी फील कर रहा है। आप भी प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए ना। राजीव की नाक पर डॉक्टर ने बर्फ़ रखी थी तो राजीव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नाक से बहता खून अब रुक चुका था। अक्षत बोला, खुशी, मुझे लगता है कि अभी माहौल थोड़ा गर्म है, तो अभी अपने दोस्त से कहो कि यहाँ से जाए, वरना फिर से लड़ाई ना शुरू हो जाए। पर अक्षत भाई, खुशी ने बोलना चाहा तो माही बोली, अक्षत सही कह रहा है खुशी, बेहतर होगा कि अभी ये यहाँ से चला जाए। प्रवीण ने सुना तो वहाँ से बाहर जाने लगा। दरवाजे पर रुककर उसने वहीं पर खड़ी अंजलि को एक झलक देखा और फिर बाहर निकल गया। उसके बाद डॉक्टर ने राजीव को पेन किलर दी और बाकी सब भी वहाँ से बाहर निकल गए। अंजलि और आकाश अपनी दूसरी क्लास लगाकर ग्राउंड में बैठे हुए थे। अंजलि बोली, मुझे ये प्रवीण समझ में नहीं आया, पहले इतनी ज़ोर से मारा और उसके बाद माफ़ी मांगने चला गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, या फिर हो सकता है कि बुली गैंग से डरकर माफ़ी मांगने गया हो। मुझे तो ये पहली नज़र से ही अच्छा नहीं लग रहा अंजलि। हालांकि मुझे बुली गैंग भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पता नहीं खुशी को क्या हो गया है, वो इसकी इतनी दीवानी क्यों बनी है, जबकि उसके भाई को ही मारा और अभी भी उसे प्रवीण का ही ख्याल है, उसी के साथ चली गई है। मुझे भी समझ नहीं आया। बोलते हुए अंजलि ने सामने देखा तो सामने से शिवाक्ष उसकी ओर ही आ रहा था। शिवाक्ष उसके पास आया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? अंजलि ने उसकी ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। शिवाक्ष आकाश की ओर देखने लगा और आंखों से जाने का इशारा कर दिया। आकाश ने अंजलि को देखा और फिर वहाँ से उठकर जाने लगा। अंजलि उसे देखते हुए बोली, आकाश, तुम कहाँ जा रहे हो? आकाश ने शिवाक्ष को देखा और थोड़ा हकलाते हुए बोला, वो मैं पानी पी कर आता हूँ। बोलकर आकाश वहाँ से निकल गया। शिवाक्ष अंजलि के बगल में बैठ गया। अंजलि ने आसपास देखा तो उसे सामने से आती श्वेता दिखाई दी, जो राजीव को लेकर आ रही थी। उसकी नज़र अभी अंजलि और शिवाक्ष पर नहीं थी, वो बस राजीव पर ध्यान टिकाए थी। अंजलि उसे देखकर उठकर जाने लगी तो शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने उसकी ओर देखा तो शिवाक्ष भी उसकी आंखों में देखने लगा और बोला, बैठो यहाँ, आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है। बोलते हुए अंजलि ने श्वेता की ओर इशारा कर दिया और आगे बोली, उन्हें बुरा लगेगा, आप हाथ छोड़िए मेरा। शिवाक्ष खड़ा हुआ और उसके दोनों हाथों को थामते हुए बोला, किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैंने पहले भी कहा है कि वो सिर्फ एक दोस्त है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम क्यों उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनाए हुए बैठी हो? अंजलि ने अपने और शिवाक्ष के हाथों की ओर देखा और बोली, उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शिवाक्ष ने आई रोल की और बोला, अच्छा, तो ये बात है। लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने कुछ और कहा होगा, तुमने गलत सुन लिया होगा। आप मुझे क्यों सफाई दे रहे हैं? मुझे आपके मामलों से क्या मतलब? और मेरे कान सजावट के लिए नहीं लगाए हैं। इन्होंने जो सुना वो बिल्कुल ठीक सुना। आप हाथ छोड़िए।
बोलकर अंजलि ने अपने हाथ छुड़ाए। शिवांश ने भी हाथ छोड़ दिए। अंजलि जाने लगी, फिर कुछ सोचते हुए रुकी और बोली, कल रात के लिए शुक्रिया। बोलकर वो वहाँ से निकल गई। कल रात के लिए शुक्रिया। एटीट्यूड तो इतना है कि सामने वाले की जान लेने के बाद भी कम ना हो। और मैं तो कल रात की वजह से हालचाल पूछने आया था, पर ये तो सीधे मुंह बात तक करने को तैयार नहीं है। बोलते हुए शिवांश ने अपने बालों में हाथ फेरा और वहाँ से निकल गया। श्वेता राजीव को लेकर ग्राउंड में आ गई और उसे बेंच पर बिठाते हुए बोली, राजीव, अब तो ठीक है ना? राजीव ने अपनी नाक पर हाथ रखा और बोला, मैं तो पहले भी ठीक था। ये तो तुम लोगों के चोचले हैं कि डिस्पेंसरी में दिखाना चाहिए, वरना इतनी सी चोट के लिए डॉक्टर के पास जाता है क्या? उस प्रवीण को देखो, उसे भी तो लगी थी, लेकिन वो थोड़ी ना गया डॉक्टर के पास। और तुम लोग पांचों के पांचों मिलकर मुझे वहाँ डिस्पेंसरी में ले गए, जैसे कि मैं कोई मरीज़ हूँ। अभी वो प्रवीण का बच्चा मजाक उड़ाएगा। बोलते हुए राजीव चिढ़ सा गया। श्वेता बोली, मरीज तो उस अंजलि ने भी तुझे समझ लिया राजीव, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तूने उसके दिए पानी से अपनी नाक कैसे साफ कर ली। राजीव ने उस अंजलि का जिक्र सुना तो बोला, वो सिर्फ मदद कर रही थी श्वेता, और मुझे नहीं लगा कि उसने मुझे मरीज समझा हो या उस वक्त कुछ और सोचा हो। उस वक्त मुझे सच में लगा कि वो वाकई में मदद करना चाह रही है। मैं बता रही हूँ राजीव, वो लड़की सही नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं और तू उससे दोस्ती नहीं करेंगे। बोलकर श्वेता राजीव की आंखों में देखने की कोशिश करने लगी। राजीव कहीं खो सा गया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, मानो श्वेता की बात सुनी ही ना हो। श्वेता बोली, मैं अभी आई। बोलकर वो निकल गई। राजीव वहीं बैठा रहा। अंजलि और आकाश भी बाहर ग्राउंड में आकर बैठे हुए थे। आकाश बोला, पता नहीं खुशी को क्या हो गया है। जब पहली बार मिली थी तब तो ऐसी नहीं थी, पर अब ऐसा क्यों करने लगी है? अंजलि ने ग्राउंड की घास को देखते हुए कहा, जितना मैं खुशी को समझी हूँ, वो इतना तो मुझे पता चल चुका है आकाश, कि खुशी बहुत जल्दी दूसरे लोगों से जुड़ जाती है, और जिससे वो जुड़ जाती है उसे अपना मान लेती है। फिर अगर वो इंसान की ज़िंदगी में खुशी आती है तो वो खुश हो जाती है, और अगर गम आता है तो वो दुखी भी हो जाती है। अभी उसे प्रवीण अच्छा लगता है, तो वो उसकी हर बात पर साइड ले रही है। बोलकर अंजलि ने आकाश की ओर देखा तो उसे कुछ मिसिंग लगा। अंजलि ने आकाश की आंखों को देखते हुए पूछा, तुम्हारा चश्मा कहाँ है आकाश? आकाश ने आंखों पर हाथ रखा और बोला, ओह, वो तो मैं लाइब्रेरी में ही भूल आया, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। बोलकर आकाश लाइब्रेरी चला गया। राजीव ग्राउंड में आया तो अंजलि को अकेले बैठा देखकर उसके पास जाकर बैठ गया। अंजलि ने उसकी नाक की ओर देखा तो वो अब ठीक लग रहा था। राजीव ने एक झलक उसे देखा और बोला, क्या हो तुम, समझ में क्यों नहीं आती? मैंने इतना कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हें उल्टी सीधी बातें बोली, तुमसे प्रोफेसर को प्रपोज करवाया, तुम्हारे सिर पर अंडे फुड़वाए, और आखिर में तुम्हें टेरेस के किनारों पर चलने के लिए भी फोर्स किया, फ़ोटोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल करके। लेकिन इन सब के बाद भी तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे गिरने से बचाया, और उसके बाद अभी पानी भी दिया। क्या तुम्हें कभी भी नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए? जैसे आज उस प्रवीण ने मेरे घूंसे के बदले मुझे एक और घूंसा मार दिया। अंजलि सहजता से बोली, मेरे दिल में आपके लिए कोई बैर नहीं है। मेरे मन में ये ख्याल कभी नहीं आया कि मैं आपसे बदला लूं, लेकिन हाँ, ये ख्याल ज़रूर आया कि मैं आपको इस तरह की हरकतें करने से रुकने पर ज़रूर मजबूर कर दूं, और आपको प्रवीण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसमें गलती आपकी भी थी, तो आपको उल्टी चोट खानी पड़ी। राजीव ने सिर हिलाया और बोला, समझ गया। एक बात बताऊं, तुम अपने इस एक ख्याल में कामयाब भी हो चुकी हो। आज के बाद राजीव मल्होत्रा तुम्हें कभी उस तरह से परेशान नहीं करेगा। अंजलि ने उसे घूर कर देखा और पूछा, उस तरह से नहीं करेगा मतलब? राजीव ने दांत दिखाए और बोला, मतलब परेशान करने के कई तरीके होते हैं। पहले जो तुम्हें परेशान करता था वो रैगिंग वाला परेशान करना था। अब जो परेशान करूँगा वो रैगिंग से अलग वाला होगा। मतलब चाहे जो भी हो, परेशान तो मैं हर हाल में करूँगा ही। अंजलि ने हार मानकर सिर हिला दिया और बोली, शायद आपको समझना मुश्किल है। राजीव बोला, वो तो है, और शायद ये पहली बार है जब हम इस तरह से बात कर रहे हैं, वरना हर बार हमारी बातें कुछ अलग ही होती थी। वैसे ये बात मैं किसी से ज़्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन तुमसे कहना चाहता हूँ, आज तक जो भी मैं तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए दिल से सॉरी।
अंजलि ने महसूस किया कि जितना बुरा वो राजीव को समझती थी, असल में वो उतना भी बुरा नहीं था। अंजलि ने उसे देखा और बोली, अपने सॉरी का रॉकेट बनाइए और आसमान में उड़ा दीजिए। मैं आपको पहले ही माफ़ कर चुकी थी जब पिछली बार आपने माफ़ी मांगी थी। जो हुआ सो हुआ, अब हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आगे चलकर क्या करना है वो पूरी तरह से हमारे हाथों में है। तो कोशिश कीजिएगा कि आज के बाद आप इस तरह की हरकतें मेरे साथ तो क्या, बल्कि किसी और के साथ भी ना करें। राजीव मुस्कुराया और बोला, तुम वाकई में अजूबा हो अंजलि। मतलब किसी का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है, ये अब मुझे पता चला। लेकिन तुम बच गई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई बच गया है। बोलकर राजीव शरारत से भरकर फिर बोला, वैसे अगर अब मैं तुम्हारी और अपनी फ़ोटो के पोस्टर छपवा दूँ तो भी तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा ना? तब भी तुम शांति रहोगी ना? राजीव की बात पर अंजलि उसे घूरने लगी। राजीव हंस दिया। अंजलि ने पूछा, देखिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले किया तो एक बार गलती हो सकती है, लेकिन अगर यही काम आप बार बार करेंगे तो ये गलती नहीं होगी, बल्कि फितरत होगी, और इसकी माफ़ी भी नहीं होगी। फिर मेरे दिल में भी मलाल आ ही जाएगा। राजीव डरने का नाटक करते हुए बोला, अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? ऐसा मत कहो यार। अब तुम्हारे दिल में हमें मलाल नहीं डालना। मैंने फ़ोटोज़ डिलीट तो नहीं की, लेकिन अब मैं उसका मिसयूज़ भी नहीं करूँगा, सो डोंट वरी। तो फिर डिलीट कर दीजिए। अंजलि ने सहज भाव से कहा, अरे रे, ऐसे कैसे? मतलब माना कि आज के बाद परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मैंने कभी तुम्हें परेशान किया था इस बात की कोई याद तो रहनी चाहिए ना? तो वो फ़ोटो याद की तरह रहेगी। पर मैं सच कह रहा हूँ, अब उसका कोई गलत यूज़ करने की बात नहीं होगी, और ना ही गलत यूज़ होगा। और ये राजीव मल्होत्रा की ज़ुबान है, मुकरेगी नहीं। राजीव ने कहा तो अंजलि ने मुंह लटकाए हुए कहा, आप डिलीट कर दीजिए ना प्लीज़। मैंने कहा ना, गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। बोलकर राजीव ने अंजलि को देखा तो वो अभी भी मुंह लटकाए हुए थी। राजीव ने गहरी सांस ली और बोला, ओके फाइन, डिलीट कर रहा हूँ। बोलकर राजीव ने वो फ़ोटो निकाली और डिलीट कर दी। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस वक्त आकाश भी वहाँ पर आ गया। राजीव और अंजलि को साथ बैठा देखकर आकाश खुद से बोला, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एक दोस्त है जो उस प्रवीण के पीछे घूम रही है, और दूसरी दोस्त के पीछे ये लोग घूम रहे हैं। कभी वो शिवाक्ष आ जाता है तो कभी राजीव, और कभी वो श्वेता। बोलते हुए आकाश का चेहरा लटक गया। उसने अपना चश्मा सही किया और फिर कुछ सोचते हुए खुद से बोला, अगर अभी अंजलि के पास गया तो पक्का ये मुझे परेशान करेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा ही इसी ताक में रहते हैं कि मुझे परेशान करें। अंजलि तो अपने लिए लड़ लेती है, पर मेरा क्या होगा? जैसे उस प्रवीण ने उल्टा घूंसा मार दिया, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। बोलकर आकाश ने अपने हाथ को देखा जो बहुत पतला सा था। आकाश ने अंजलि को देखा और हवा में हाथ हिलाने लगा, लेकिन अंजलि उसकी ओर नहीं देख रही थी। आकाश ने देखा कि अंजलि नहीं देख रही तो उसने तालियां बजाना शुरू कर दिया, लेकिन अब भी अंजलि का ध्यान उसकी ओर नहीं आया। वहीं राजीव पीछे बेंच से पीठ टिकाकर तसल्ली से आकाश को देखने लगा, और आकाश उसके देखने से बेखबर अंजलि का ध्यान खींचने की कोशिश में लगा रहा। फिर आकाश कूद कूद कर अपने हाथ हवा में हिलाने लगा, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। तो आकाश मुंह से कू कू की आवाज़ें निकालने लगा। राजीव को हंसी आ गई। वो ठहाके मारकर हंस दिया। अंजलि ने उसे देखा तो उसे राजीव का हंसना कुछ समझ में नहीं आया। राजीव की हंसी देखकर उसे खुद भी हंसी आ रही थी। राजीव बोला, एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त कौन से सर्कस से भागा था? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारा दोस्त दुनिया को समझाना क्या चाह रहा है। इसकी भाषा बाकी लोगों से अलग क्यों होती जा रही है? बोलकर राजीव फिर से हंस दिया। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बोलकर अंजलि असमंजस से भरी निगाहों से उसे देखने लगी। राजीव ने आकाश की ओर उंगली से इशारा किया और बोला, वो देखो, तुम्हारा दोस्त कितने अच्छे करतब दिखा रहा है। अंजलि ने उस ओर देखा तो आकाश हवा में छलांग लगाते हुए अपने हाथ हिलाए जा रहा था। राजीव हंसते हुए फिर बोला, ये किसी ड्रामा कंपनी में काम करता है क्या? एकदम बंदर लग रहा है। राजीव हंसता रहा, पर अंजलि को हंसी नहीं आई। जैसे ही उसने आकाश को देखा तो उसने इशारे करना बंद कर दिया और उसे उसकी ओर आने का इशारा किया। अंजलि जाने लगी तो राजीव उसे रोकते हुए बोला, कहाँ से लाई हो इतना अच्छा जोकर? आकाश जोकर नहीं है,
और ना ही बंदर है। अंजलि ने आकाश की साइड लेते हुए कहा तो राजीव अपने हाथ खड़े करते हुए बोला, ओके, माय बैड। आकाश जोकर नहीं है और बंदर भी नहीं है। बोलते हुए बेंच से उठा और अंजलि के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और आगे बोला, वैसे इतनी केयरिंग और पजेसिव दोस्त तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ। सो आर वी फ्रेंड्स नाउ? बोलते हुए राजीव ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर पूछा, कहीं ये फिर से आपका कोई प्लान तो नहीं है ना, मुझे परेशान करने का? राजीव ने आई रोल की और बोला, अगर परेशान ही करना होता तो अभी तक भी वही कर रहा था। तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे तुमसे दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट वरी, राजीव मल्होत्रा दोस्ती के नाम पर कभी गेम नहीं खेलता। ये हाथ हर किसी को दोस्त बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, बस कुछ ही लोगों को दोस्त बनाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जिन भी लोगों के लिए ये हाथ आगे बढ़ता है, उन लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो अगर थाम भी लोगी तो भी ये सौदा घाटे का नहीं होगा। ये राजीव मल्होत्रा का वादा है। अंजलि ने गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचकर उसके हाथ से हाथ मिला लिया। राजीव मुस्कुरा दिया। अंजलि वहाँ से आकाश की ओर चली गई। आकाश ने अंजलि को अपनी ओर आते देखा तो पीछे खड़े राजीव को भी नज़रें बचाकर देखता रहा। अंजलि ने उसे ऐसा करते देखा तो पूछा, क्या हुआ आकाश, क्या देख रहे हो? आकाश बोला, क्या वो फिर से तुम्हें परेशान करने लगे हैं अंजलि? अंजलि ने नाम में सिर हिला दिया और बोली, इस बार हमारी बात लड़ाई वाली नहीं थी। इस बार उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तो अब ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती। आकाश चैन की सांस लेते हुए बोला, चलो बला टली, अब कम से कम वो तुम्हें तो परेशान नहीं करेंगे। अंजलि ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, आकाश, अब से वो तुम्हें भी परेशान नहीं करेंगे, और अगर किया तो भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आकाश मुस्कुराया और बोला, तुम सच में एक एंजल हो अंजलि। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं मिलती तो शायद मैं कभी भी इनकी रैगिंग झेल रहा होता, पर अब तो तुमसे दोस्ती कर रहे हैं, तो कहीं तुम भी खुशी की तरह मुझे अकेला छोड़कर उनके पास तो नहीं चली जाओगी ना? अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, ऐसा कभी नहीं होगा आकाश, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी, कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। आकाश मुस्कुरा दिया। अंजलि भी हल्का मुस्कुराई और बोली, अब अंदर चले, आखिरी क्लास लगा लेते हैं। आकाश ने सिर हिला दिया तो दोनों अपनी क्लास लगाने कॉलेज के अंदर चले गए। दोनों क्लास में पहुंचे तो आकाश बोला, खुशी को भी बुला लेते हैं, उसे तो ख्याल ही नहीं होगा कि क्लास भी लगने वाली है। बोलकर आकाश ने खुशी को फ़ोन करके बुला लिया। कुछ ही देर में खुशी भी वहाँ पहुँच गई और प्रोफेसर आकर क्लास लेने लगे। क्लास के बाद अंजलि लाइब्रेरी चली गई और खुशी और आकाश बाहर आकर ग्राउंड में बैठ गए। खुशी बोली, पता है आकाश, ये आज की लड़ाई तो कुछ भी नहीं थी। भाई ने इससे पहले भी बहुत लड़ाइयाँ की हैं, जिसमें कई सारी चोटें भी उनको लगी हैं। आकाश बोला, और इसीलिए तुम्हें अपने भाई की चोट से ज़्यादा प्रवीण की चोट का ख्याल था। खुशी को प्रवीण का ख्याल हो आया और उसने आसपास प्रवीण को ढूंढते हुए कहा, वो नया नया दोस्त बना है आकाश, उसका दर्द तो बांटना पड़ेगा ना। और भाई ने लड़ाई की शुरुआत की थी तो उनकी गलती ज़्यादा थी, उनके सभी दोस्त उनकी तरफ थे, तो मैं प्रवीण की तरफ चली गई। खुशी आकाश से पहले की तरह ही चहकते हुए बातें करने लगी, लेकिन आकाश थोड़ा बुझा हुआ सा रहकर उसकी बातों का जवाब दे रहा था। खुशी ने उसे इतना उदास देखा तो बोली, अब तुम क्यों देवदास बने बैठे हो आकाश? बोलते हुए खुशी ने उसे आगे पीछे हिलाया। आकाश ने उसकी ओर देखा और मन में बोला, जिसकी वजह से देवदास बना हूँ उसे तो पता भी नहीं, तो अब क्या बताऊँ कि क्यों देवदास बना हुआ हूँ। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया तो खुशी बोली, मुझे पता है कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। और इतना कहकर वो आकाश के पेट में गुदगुदी करने लगी। आकाश उसे रोकने लगा, लेकिन खुशी अपने हाथों को इधर उधर घुमाते हुए उसके पेट में गुदगुदी करती रही। आकाश को गुदगुदी हुई तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। सुबह से लेकर अभी तक वो जितना उदास महसूस कर रहा था, खुशी के कुछ पल उसके साथ बिताने से वो सारी उदासी मानो छूमंतर हो गई थी। आकाश एकटक खुशी को देखते हुए मन में बोला, शायद तुम इतनी दूर भी नहीं गई, मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गया था। सोचकर आकाश ने खुशी के हाथों को पकड़ा और उसके पेट में भी गुदगुदी करने लगा। खुशी वहाँ से भाग गई तो आकाश भी उसके पीछे भागने लगा। दूसरी तरफ
जब अंजलि लाइब्रेरी में गई तो देखा कि अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे थे। अंदर कोई आवाज़ नहीं थी और सारी सीटें भरी हुई थी। अंजलि भी बिना आवाज़ के अंदर आ गई और अपने बैठने के लिए कोई जगह देखने लगी तो उसे कोई सीट खाली नहीं मिली। बैठने की जगह ना पाकर वो वापस वहाँ से बाहर जाने लगी। लाइब्रेरियन ने उसे अंदर जाकर वापस से बाहर आते देखा तो अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, ये क्या हरकत है? लाइब्रेरी कोई घूमने की जगह है क्या, जो यहाँ आकर एक चक्कर लगाकर वापस बाहर जा रही हो? लाइब्रेरियन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा था। उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि वो कितनी गुस्सैल स्वभाव की थी। अंजलि ने उसकी ओर देखा और सहजता से बोली, मैम बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वापस बाहर जा रही थी। लाइब्रेरियन ने लाइब्रेरी में नज़र घुमाई तो वहाँ पर वाकई में बैठने के लिए जगह नहीं थी। लाइब्रेरियन फिर से अकड़ते हुए बोली, तो अगर तुम्हें दिखाई दे रहा था कि जगह नहीं है तो तुम अंदर क्यों आई? अंजलि को उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई। वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मैम जब मैं अंदर आई तब मुझे दिखा ही नहीं कि जगह है कि नहीं, मैं भला बाहर से कैसे देखती? लाइब्रेरियन उसे गुस्से से घूरने लगी और बोली, बस यही आता है आजकल के बच्चों को, अपने से बड़ों से ज़ुबान लड़ाना। कॉलेज में आए नहीं कि बदतमीज़ी करना शुरू। लेकिन मैं आपके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही, अंजलि ने नॉर्मली जवाब दिया। पर लाइब्रेरियन फिर से भड़क उठी, मानो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में हो। वहाँ बैठे सभी बच्चे अंजलि की ओर देखने लगे। सब साफ साफ देख सकते थे कि लाइब्रेरियन जानबूझकर बिना बात पर ही लड़ना चाह रही है। लाइब्रेरियन ने अंजलि के पास आते हुए कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बिना मतलब तुम पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ? एक तो बदतमीज़ी करो और ऊपर से कोई कुछ बोल दे तो फिर तुम्हारा इस तरह का एटीट्यूड देखने को मिलता है। अंजलि इस बार कुछ नहीं बोली। वो समझ गई थी कि लाइब्रेरियन उससे जानबूझकर लड़ना चाह रही थी। लाइब्रेरियन ने पास में ही रखा रजिस्टर उठाया और बोली, तुम्हें पता तो होगा ना कि लाइब्रेरी में आने पर सभी को यहाँ पर साइन करने पड़ते हैं। क्या तुमने इसमें साइन किए हैं? अंजलि ने रजिस्टर को देखा और नाम में गर्दन हिला दी। लाइब्रेरियन गुस्से से उफनते हुए बोली, तो तुमने अंदर कदम कैसे रखा? एक तो गलती करो और ऊपर से ज़ुबान लड़ा। अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, साइन ना करने के लिए सॉरी मैम। लाइब्रेरियन चिल्लाते हुए बोली, हाँ ये अच्छा सीख रखा है तुम बच्चों ने कि पहले गलती करो और फिर सॉरी बोलकर यहाँ से चुपचाप खिसक लो। अरे हम क्या यहाँ पर पागल बैठे हैं जो इतना बड़ा बोर्ड लगाया है कि साइन के बिना और बिना आइडेंटिटी कार्ड के कोई भी लाइब्रेरी के अंदर नहीं आएगा, फिर भी बेलगाम घोड़े की तरह घुसी चली आ रही हो। ये बाहर इतना बड़ा बोर्ड पढ़ा नहीं जाता क्या तुमसे? अंजलि ने लाइब्रेरियन की आंखों में देखा तो वो उसे बहुत गुस्से से घूर रही थी। अंजलि को महसूस हुआ मानो उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो जिसके लिए उसे इस तरह से डांट लगाई जा रही है। इस वक्त लाइब्रेरियन बहुत गुस्से में थी तो अंजलि ने उसे कुछ भी बोलना सही नहीं समझा और वहाँ से बाहर जाने लगी। इतने में लाइब्रेरियन ने उसकी बाजू पकड़ी और वापस अपने सामने करते हुए बोली, बड़ी बदतमीज़ हो, अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है तुम्हें तो। बदतमीज़ी के साथ मुंह फेर कर बेशर्मों की तरह जा रही हो यहाँ से। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, देखिए मैं साइन ना करने के लिए माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरी और कोई गलती नहीं है और आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। लाइब्रेरियन आंखें छोटी करके अंजलि को घूरने लगी और दांत पीसते हुए बोली, तुम जैसी बदतमीज़ लड़की पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा, जैसी कि तैसी बदतमीज़ी पर बदतमीज़ी किए जा रही हो। बोलते हुए लाइब्रेरियन हाथ उठाने लगी तो इतने में प्रवीण ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बदतमीज़ी तो इतनी देर से आप किए जा रही हैं और बदतमीज़ इसे कह रही हैं। वो तो आपसे बहुत तमीज़ से बात कर रही है, लेकिन शायद आपको बदतमीज़ी और तमीज़ के बीच में फ़र्क नहीं पता। बोलकर प्रवीण ने उनका हाथ नीचे कर दिया। लाइब्रेरियन ने सिर घुमाकर दरवाजे से बाहर देखा तो वहाँ पर खड़ी श्वेता अंदर की ओर ही देख रही थी। श्वेता ने उसे इशारा किया तो लाइब्रेरियन प्रवीण पर भड़कते हुए बोली, लो एक और बदतमीज़ आ गया, लगता है इस साल बदतमीज़ों ने ही एडमिशन लिया है इस कॉलेज में। दोनों के दोनों बाहर निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। बोलते हुए लाइब्रेरियन ने दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। प्रवीण ने कमर पर हाथ रखे और बोला, मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ और अपना काम किए बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, फिर चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। बोलते हुए प्रवीण ने अंजलि को देखा और आगे बोला, और तुम्हें भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अंजलि, तुम मेरे साथ चलो,
वहाँ आखिर में एक सीट खाली है, हम दोनों वहीं बैठ जाएंगे। अंजलि ने लाइब्रेरियन की ओर देखा और बोली, कोई बात नहीं प्रवीण, मैं बाहर जाकर पढ़ लूँगी, तुम बैठो, मुझे इस बात को अब और आगे नहीं बढ़ाना। बोलकर अंजलि वहाँ से बाहर निकल गई। प्रवीण अपनी सीट पर वापस चला गया। लाइब्रेरियन ने बाहर आती हुई अंजलि को देखकर कहा, आइंदा से यहाँ पर शक्ल मत दिखाना, तमीज़ सीखो थोड़ी, जाकर बदतमीज़ लड़की। अंजलि ने उनकी बात को सुना पर कुछ नहीं बोली। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने सामने श्वेता को खड़े देखा तो कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें आपस में मिली। अंजलि को उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दी। श्वेता तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, यू डिज़र्व दिस, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बोलकर श्वेता लाइब्रेरी के अंदर आ गई। अंजलि वहाँ से बाहर ग्राउंड में निकल गई। लाइब्रेरियन ने देखा कि वहाँ बैठे सभी बच्चे उन्हीं की ओर देख रहे हैं तो उसने झल्लाते हुए कहा, तुम लोग क्या टकटकी लगाए देख रहे हो? यहाँ पर कोई मदारी का खेल चल रहा है क्या? अपना काम नहीं कर सकते? लाइब्रेरियन के कहते ही सब बच्चों ने अपनी नज़रें अपनी अपनी किताबों में गड़ा ली। लाइब्रेरियन अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अंदर जाकर श्वेता सीधे लाइब्रेरियन के पास जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, वेल डन, अच्छा काम किया, बस एक थप्पड़ और पड़ जाता तो और सुकून मिलता, पर जो हुआ वो भी अच्छा था। बोलकर श्वेता ने एक चेक उसके सामने करते हुए आगे कहा, कॉलेज पूरे महीने में तुम्हें इतनी सैलरी नहीं देता होगा जितनी मेरे एक काम ने तुमको कमा कर दी। लाइब्रेरियन ने चेक देखा और बोली, जानती हूँ, तभी तो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करने में मुझे मज़ा आया। आगे भी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे काम करती रहूँगी श्वेता। श्वेता तिरछा मुस्कुराई और वहाँ से बाहर निकल गई। इसी वक्त प्रवीण भी लाइब्रेरी से बाहर जाने लगा। उसने श्वेता और लाइब्रेरियन की बातें सुन ली थी। श्वेता के पीछे वो भी बाहर निकल गया। प्रवीण जल्दी जल्दी लाइब्रेरी से बाहर निकला और अंजलि को ढूंढने लगा। थोड़ी आगे ही कॉरिडोर में उसे अंजलि दिखाई दे गई। प्रवीण जल्दी से उसके पास चला गया। अंजलि ने किसी को अपने पास आते देखा तो उसकी ओर देखने लगी। प्रवीण को अपने बगल में खड़ा पाकर अंजलि ने कहा, आप बाहर क्यों आ गए? प्रवीण बोला, अंदर बैठकर भी क्या करता, वो लाइब्रेरियन कभी चैन से बैठने ही नहीं देती। अभी कुछ दिनों पहले ही नई नई आई है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने सबकी नाक में दम करके रखा है। और लाइब्रेरी तो शांति से पढ़ने के लिए होती है, लेकिन यहाँ शांति हो तब तो कोई पढ़ने जाए ना। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ वो तो मुझे उनके बिहेवियर से पता चला कि ये कितनी गुस्से वाली हैं, पर आपको मेरी वजह से उनसे नहीं लड़ना चाहिए था। अब वो आपको भी बुरी तरह से ट्रीट करेंगी। आई डोंट केयर, प्रवीण ने बेपरवाही से जवाब दिया और आगे बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत है, और वो तुम पर हाथ उठाने वाली थी तो मुझे लगा कि मुझे उसे रोकना चाहिए, इसीलिए मैं बीच में पड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम अकेली नहीं हो, तो वो सिर्फ उन बुली गैंग के लिए नहीं कहा, बल्कि हर तरह से कहा था। तुम अब परेशान करने वालों के सामने अकेली नहीं पड़ोगी। अंजलि हल्का मुस्कुराई और बोली, आपके साथ के लिए शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। कहकर अंजलि जाने लगी तो प्रवीण पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? अंजलि रुकी और जवाब देते हुए बोली, मैं अब अपने रूम जा रही हूँ, मेरी क्लासेस हो चुकी हैं। क्लासेस तो मेरी भी हो चुकी हैं, तो चलो साथ में चलते हैं। बोलकर प्रवीण ने आगे आगे चलने का इशारा किया और उसके साथ साथ चलने लगा। अंजलि भी आगे बढ़ गई। प्रवीण बोला, अंजलि तुमसे कहना था कुछ। बोलिए, कहकर अंजलि ने उसकी ओर देखा। प्रवीण ने अपना गला साफ किया और बोलने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे नहीं पता कब से और कैसे, लेकिन तुम मुझे पसंद आ गई हो अंजलि। क्या हम एक रिलेशन में आ सकते हैं? अंजलि ने उसकी बातें सुनी तो कुछ पल ठहर कर बोली, देखिए प्रवीण, आपको जो भी फील होता है मैं उसकी कदर करती हूँ, लेकिन मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती और मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरे लिए मेरी पढ़ाई सबसे पहले है, और एक बात ये भी है कि जैसा आप फील करते हैं वैसा मैं आपके लिए फील नहीं करती, तो मेरी तरफ से ना है। प्रवीण ने उसका इनकार सुनकर सिर झुका लिया और एक गहरी सांस लेकर फिर से बोला, तुम अगर ऐसा कुछ नहीं चाहती तो ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन कम से कम हम दोनों दोस्त तो बन ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं होगी। बोलकर प्रवीण अंजलि के चेहरे को देखते हुए उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। आप खुशी के दोस्त हैं तो आप हमारे भी दोस्त की तरह ही हैं, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। जो खुशी का दोस्त है वो हमारा भी दोस्त है। अंजलि ने सहज भाव से जवाब दिया। प्रवीण ने हल्का मुस्कुराते हुए पूछा,
लगता है बहुत गहरी दोस्ती है तुम्हारी खुशी और उस लड़के आकाश के साथ। अंजलि ने सिर हिला दिया। दोनों ग्राउंड में पहुंचे तो देखा कि खुशी और आकाश एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे थे। खुशी के हाथ में पानी की बोतल थी और उससे वो आकाश के ऊपर पानी फेंके जा रही थी। वहीं आकाश उससे बचते हुए भागे जा रहा था, लेकिन उसकी शर्ट काफ़ी हद तक भीग चुकी थी। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। अंजलि ने दोनों को ऐसे बच्चों की तरह खेलते देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। प्रवीण ने उसे मुस्कुराते हुए पाया तो पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं मिस अंजलि? अंजलि ने आकाश और खुशी की ओर देखा और तपाक से बोली, दोनों साथ में मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। सुबह से लेकर मैंने आकाश को उदास ही देखा, लेकिन अभी खुशी के साथ वो कितना खुश नज़र आ रहा है। बोलते बोलते अंजलि को एहसास हुआ कि वो किसके सामने ये सब बोल रही है। उसने एक झलक प्रवीण को देखा और फिर बोलना बंद कर दिया। प्रवीण ने उनकी ओर देखते हुए कहा, वाकई में दोनों बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हैं। चलो ना, हम दोनों भी इनके साथ खेलते हैं। अंजलि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा मन नहीं है। अगर आप खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं। कहकर उसने प्रवीण को आगे जाने का इशारा कर दिया। तभी आकाश जल्दी से अंजलि के पास आया और उसके पीछे छुप गया। खुशी साथ में पानी की बोतल लिए अंजलि के सामने आकर खड़ी हो गई। आकाश हाँफते हुए बोला, देखो खुशी, आप रुक जाओ, आप पानी मत फेंकना वरना वरना अंजलि भीग जाएगी। अरे भीगती है तो भीगने दो, वैसे भी इसको कौन सा मैं छोड़ दूंगी। बोलकर खुशी ने अंजलि के ऊपर बोतल का सारा पानी उंडेल दिया। अंजलि हैरानी से कभी खुशी को तो कभी अपने कपड़ों को देखने लगी। खुशी खिलखिलाकर हंस दी और जल्दी से वहां से भाग गई। अंजलि ने अपने बैग से बोतल निकाली और आकाश को थमाते हुए बोली, आकाश जल्दी से भर लो, अब तो ये खुशी गई काम से। आकाश बड़ी सी स्माइल से मुस्कुराया और जल्दी से पानी लेने चला गया। अंजलि भी खुशी के पीछे भाग गई। ग्राउंड में बैठे हुए बच्चे उन लोगों को खेलते हुए देखने लगे। प्रवीण अपनी बाजुएं बांधे खड़ा होकर अंजलि को खुशी के पीछे भागते हुए देखकर बोला, तुमने तो इनकार कर दिया अंजलि, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह है। ये पढ़ाई वगैरह तो सब एक बहाना है। तुमने तो मेरी दोस्ती का प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसे भी तुमने खुशी के साथ जोड़कर टाल दिया। पर जितना मैं देख सकती हूँ, तुम्हारा और खुशी का रिश्ता काफ़ी अच्छा है और शायद मैं इस रिश्ते का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। बोलकर प्रवीण तिरछा मुस्कुरा दिया और शिवाक्ष को याद करते हुए बोला, वो लड़का भी तुम पर काफ़ी मरता है। इन लोगों की बदतमीज़ी का जवाब तो मैं इन लोगों को दूंगा और उसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। प्रवीण बोल ही रहा था कितने में खुशी उसके पास आई और प्रवीण को बॉटल थमाते हुए बोली, प्रवीण जल्दी से इसमें पानी लेकर आओ, वरना ये दोनों पानी लाकर मुझे पूरी तरह से भिगा देंगे। बोलकर खुशी फिर से भाग गई। प्रवीण ने एक झलक बॉटल को देखा और फिर पानी लेने चला गया। जैसे ही प्रवीण गया तो इतने में आकाश बोतल भर कर ले आया। अंजलि ने जल्दी से आकाश के हाथों से बोतल ली और अपने से थोड़े ही आगे भागती हुई खुशी के ऊपर पानी गिरा दिया। पानी गिरकर अंजलि खुशी से दूर भाग गई। खुशी ने देखा कि प्रवीण भी पानी की बोतल लेकर आ चुका है, तो उसने जल्दी से प्रवीण के हाथों से बोतल ली और अंजलि के पीछे भागते हुए बोली, अब तो तुम नहीं बचोगी अंजलि की बच्ची, आज तो तुम पर बिन मौसम अच्छी खासी बरसात होगी। बोलते हुए खुशी ने आगे की ओर पानी उंडेल दिया। अंजलि पीछे की ओर ही देखे जा रही थी। जैसे ही खुशी ने पानी फेंका तो इस वक्त अंजलि सामने से आते शिवाक्ष से टकरा गई और उसकी बाहों में तिरछी होकर गिर पड़ी। शिवाक्ष ने उसे कमर से थाम लिया। खुशी का फेंका हुआ पानी शिवाक्ष के चेहरे और शर्ट के ऊपर जा गिरा। खुशी ने देखा तो अपने नाखूनों को दांतों तले दबाया और जल्दी से वहां से भाग गई। आकाश ने उसे भागते देखा तो उसके पीछे जाते हुए बोला, खुशी तुम कहाँ भाग रही हो? तुम ऐसे अंजलि को मुसीबत में डालकर नहीं जा सकती। खुशी बोली, पर उसके ऊपर मुसीबत आई कहाँ है आकाश? पानी तो हमने फेंका ना, तो डांट भी मुझे ही पड़ने वाली है। बोलते हुए खुशी जल्दी से वहाँ से खिसक गई। आकाश भी दूर खड़ा होकर अंजलि और शिवाक्ष को देखने लगा। उनके पास जाने की हिम्मत तो आकाश में भी नहीं थी। शिवाक्ष ने कुछ पल अंजलि को देखा और फिर सामने खड़े प्रवीण को देखने लगा। प्रवीण उसी की ओर देखे जा रहा था। अंजलि ने शिवाक्ष के कंधे को पकड़ा और अपने आप को सीधा खड़ा करने लगी। शिवाक्ष ने उसकी कमर से हाथ हटा दिया। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो खुशी अब वहाँ पर खड़ी नहीं थी और आकाश भी बहुत दूर जाकर खड़ा हो चुका था।
अंजलि ने शिवाक्ष को देखा और चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। शिवाक्ष ने उसे कदम पीछे लेते देखा तो उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसे बाजू से पकड़कर बोला, कहाँ भाग रही हो तुम? बोलते हुए शिवाक्ष ने भौहें तान ली। अंजलि ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, नहीं, कहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस अपने रूम जा रही थी। बोलकर अंजलि अपना चेहरा पोंछने लगी और बोली, अच्छा तो मैं चलती हूँ, भीग भी गई हूँ तो चेहरा भी साफ करना है। बोलकर उसने अपने दुपट्टे के किनारे से चेहरा साफ किया, दांत दिखा दिए, फिर जाने लगी तो शिवाक्ष ने उसे अपनी बाजुओं से पकड़ते हुए कहा, अरे कहाँ चली मोहतरमा? बोलकर उसने अंजलि की बाजुओं को पकड़ कस ली और उसे अपने करीब कर लिया। प्रवीण ने मुट्ठी बना ली। शिवाक्ष प्रवीण की ओर देखते हुए बोला, चेहरा और शर्ट तो मेरी भी भीग गई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे भी पोंछना चाहिए? बोलते हुए शिवाक्ष वापस से अंजलि को देखने लगा। अंजलि ने नीचे ग्राउंड की ओर देखते हुए कहा, मैं आपका चेहरा क्यों साफ करूं? आपकी जेब में रुमाल होगा, आप खुद ही कर लीजिए ना। शिवाक्ष ने उसके चेहरे को ऊपर किया और अपने सामने करते हुए बोला, मैं क्यों करूं? पानी तुम्हारी वजह से गिरा है और तुम्हारी दोस्त ने गिराया है, तो अब इसे साफ करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही बनती है। मैं क्यों अपना रुमाल खराब करूं? बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि का दुपट्टा पकड़ा और बोला, इससे साफ करो। अंजलि ने हैरानी से उसे देखा और बोली, पर अंजलि कह ही रही थी कि शिवाक्ष ने उसके मुंह पर उंगली रख दी। अंजलि आसपास देखने लगी तो सभी स्टूडेंट्स उन्हीं की ओर देखे जा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। अंजलि को महसूस हो रहा था कि वो सब उन दोनों के बारे में ही बात किए जा रहे हैं, क्योंकि सबकी तिरछी निगाहें उनके ऊपर ही टिकी हुई थीं। अंजलि ने उनसे नज़रें फेर ली और शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष ने उसके दुपट्टे से उसके चेहरे से टपकती पानी की बूंद को साफ किया और बोला, जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। बोलकर शिवाक्ष ने बहुत प्यार से उसके हाथ में दुपट्टा थमा दिया और उसकी नाक पिंच कर दी। अंजलि उसे घूरते हुए चुपचाप खड़ी रही। शिवाक्ष मुस्कुराया और प्रवीण को देखने लगा। तभी प्रवीण आगे आते हुए बोला, लड़की का दुपट्टा इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास रुमाल है, मैं दे देता हूँ, और मेरे रुमाल के गंदा होने पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिवाक्ष तंज से मुस्कुराया और बोला, मैं हर किसी से रुमाल नहीं लेता, तो बेहतर होगा कि तू हमारे बीच में मत बोल और अपने काम से काम रख। क्या करना है और क्या नहीं, ये हम दोनों देख लेंगे। बोलकर शिवाक्ष ने अंजलि को देखा और बोला, क्यों अंजलि, मैंने सही कहा ना? अंजलि कोई रिएक्शन देती इससे पहले ही प्रवीण बोल पड़ा, वो क्या सही गलत बताएगी? गलत क्या है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। तुम ज़बरदस्ती उसे परेशान कर रहे हो और अपनी बात मनवाना चाह रहे हो, जबकि वो तुम्हारी बात नहीं मानना चाहती, यहाँ तक कि तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। शिवाक्ष ने अंजलि को छोड़ा और प्रवीण के सामने खड़ा होकर उसके कंधों को झाड़ते हुए बोला, वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं, ये बात तू पहले भी काफ़ी बार बोल चुका है और मैं सुन भी चुका हूँ। अब तू ये बात ना ही बोल तो अच्छा होगा, और इतना बोझ मत उठा अपने नाजुक कंधों पर, वरना ऐसा ना हो कि आगे चलकर बोझ उठाने के लिए कंधे ही ना बचें। प्रवीण तिरछा मुस्कुराया और बोला, धमकी दे रहे हो? मारोगे मुझे? चलो मैं भी देखता हूँ कितना मार सकते हो, शुरू करो। बोलकर प्रवीण अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाने लगा और शिवाक्ष को पीछे की ओर धक्का दे दिया। शिवाक्ष 2 कदम पीछे हटा और अपनी आंखें बंद कर ली, फिर गुस्से से भरी गहरी सांस ली। उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा भर आया था। शिवाक्ष ने मुट्ठी बनाई और अपने कदम प्रवीण की ओर बढ़ाने लगा तो अंजलि प्रवीण के पीछे से हटकर शिवाक्ष के सामने जाकर खड़ी हो गई और शिवाक्ष की बाजू पकड़ते हुए बोली, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रुक जाइए प्लीज़, लड़िए मत। तभी प्रवीण बोला, तुम सामने से हट जाओ अंजलि, ऐसे लोगों से हाथापाई होने के बाद ही चैन मिलता है। जब 2-4 अच्छे खासे घूंसे पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। शिवाक्ष ने सुना तो उसे हंसी आ गई। वो अपने सीने पर हाथ रखकर हंसने लग गया। अंजलि ने उसकी हंसी सुनी तो वो समझ गई कि शिवाक्ष ये हंसी गुस्से में हंस रहा है और साथ में एक सरकाज़्म भी उसकी हंसी में था। शिवाक्ष उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, चल आजा, हाथापाई हो ही जाए। बोलकर शिवाक्ष ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। धक्का इतना ज़ोर से लगा था कि प्रवीण 4 से 5 कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गया। शिवाक्ष
प्रवीण की ओर जाने लगा तो अंजलि जल्दी से शिवाक्ष के आगे आकर खड़ी हो गई। शिवाक्ष ने उसे देखा तो रुक गया। अंजलि बोली, इस तरह की हरकतें मत कीजिए प्लीज़, ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है और इसमें हाथापाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर अंजलि ने शिवाक्ष के चेहरे को देखा और अपने दुपट्टे के किनारे से पोंछने लगी। अंजलि बहुत प्यार से उसका चेहरा पोंछ रही थी। शिवाक्ष ने आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। प्रवीण पीछे से कुछ बोलने लगा तो अंजलि ने उसे टोकते हुए कहा, प्रवीण प्लीज़, आप हमारे बीच में मत बोलिए, ये मामला हम दोनों का है और इसे हम दोनों देख लेंगे। अंजलि के मुंह से ये शब्द सुनकर शिवाक्ष कुछ पल को हैरान हुआ और फिर उसके चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। अंजलि के मना करने पर प्रवीण अब कुछ नहीं बोल पाया। उसने गुस्से से एक झलक शिवाक्ष को देखा और फिर वहाँ से चला गया। अंजलि उसका चेहरा साफ करके जाने लगी तो शिवाक्ष ने उसका दुपट्टा पकड़ते हुए कहा, शर्ट कौन साफ करेगा, ये भी तुम लोगों के फेंके हुए पानी से ही भीगी है। अंजलि ने सुना तो उसकी शर्ट को देखते हुए बोली, लेकिन शर्ट को मैं कैसे साफ करूं? ये भीग चुकी है और सुखाने से सूखेगी। शिवाक्ष ने उसे आंखें दिखाईं और सख्त आवाज़ में बोला, मैंने कहा साफ करो। अंजलि ने उसका सख्त लहजा सुनकर अंजलि ने दुपट्टे का किनारा उसकी ओर बढ़ाया और बोली, गलती हमारी थी तो मैं अपना दुपट्टा दे रही हूँ, आप खुद साफ कर लीजिए। शिवाक्ष ने होठों को गोल घुमाया और बोला, मैं क्यों साफ करूँगा? पानी मैंने तो नहीं गिराया था, साफ भी तुम ही करोगी। डू इट फास्ट। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि आसपास देखते हुए बोली, शिवाक्ष यहाँ पर सब लोग हैं, अजीब लग रहा है, आप साइड में चलिए, मैं साफ़ कर दूँगी। शिवाक्ष ने पैंट की जेब में हाथ डाले और अंजलि की ओर हल्का सा झुकते हुए बोला, सबके सामने पानी फेंकते वक्त तो अजीब नहीं लगा था, तो अब क्यों अजीब लग रहा है? यहीं पर और इसी वक्त साफ़ करो। अंजलि ने गहरी सांस ली और उसकी ज़िद के आगे हार मानकर उसकी शर्ट पर दुपट्टा फेरने लगी। हालांकि उस पर दुपट्टा फेरने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन शिवाक्ष की ज़िद थी तो अंजलि को साफ़ करना पड़ रहा था। अंजलि उसकी शर्ट को घूरते हुए साफ़ कर रही थी तो शिवाक्ष उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया और सामने लगे पेड़ की तरफ देखने लगा, जिसके पास खड़ा होकर प्रवीण उन दोनों को देखे जा रहा था। अंजलि को शिवाक्ष का चेहरा और शर्ट अपने दुपट्टे से साफ करता देखकर प्रवीण ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बना लीं। मुझे तो कह रही थी कि इन सब मामलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब इस पागल इंसान के चेहरे और शर्ट पर इतने प्यार से अपना दुपट्टा फेर रही है। बोलकर वो गुस्से से दोनों को देखने लगा। शिवाक्ष की शर्ट साफ करके अंजलि जाने लगी तो शिवाक्ष ने पूछा, सब ठीक तो है ना? अंजलि ने पलटकर उसकी ओर देखा और पूछा, आपको मुझसे क्या मतलब और मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं ठीक हूं या नहीं? शिवाक्ष ने होठों के किनारे पर अंगूठा फेरा और बोला, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी शर्ट तो अब ठीक है ना? अंजलि ने सुना तो उसकी शर्ट को देखते हुए सिर हिला दिया और बोली, आपकी शर्ट ठीक है। कहकर अंजलि वापस से वहाँ से जाने लगी। शिवाक्ष भी उसके साथ आकर चलने लगा। अंजलि ने उसकी ओर देखा पर शिवाक्ष ने उस पर नज़र नहीं डाली और सामने देखते हुए पूछा, इतने प्यार से मत घूरो, लोगों को शक हो जाएगा। अंजलि ने सुना तो उससे नज़रें फेर ली। शिवाक्ष ने पूछा, अब सब ठीक है ना? अंजलि ने सामने देखते हुए ही उससे सवाल पर एक और सवाल करते हुए पूछा, अब आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? सुनाई नहीं देता क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा हूँगा, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। शिवाक्ष ने ताने से भरकर कहा तो अंजलि उसे घूरने लगी और चिढ़ते हुए बोली, आप मुझसे बात मत कीजिए। आप 2 बार एक ही सवाल पूछेंगे लेकिन दोनों बार उसका मतलब अलग अलग कैसे हो सकता है? मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। बोलकर अंजलि तेज़ी से निकल गई। शिवाक्ष मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पार्किंग की ओर ले जाने लगा। अंजलि उसके चेहरे को देखती रही जो बिल्कुल शांत था, फिर अपने और शिवाक्ष के हाथ की ओर देखा। शिवाक्ष ने बहुत हक के साथ अंजलि के हाथ को थामा हुआ था। एक पल को अंजलि का मन हुआ कि वो उसके साथ ही चलती रहे, फिर दिमाग में कुछ ख्याल आने पर उसने शिवाक्ष से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर शिवाक्ष की पकड़ बहुत मजबूत थी तो अंजलि अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई।